शैतानी चाहत। आप इसका विरोध या कुछ भी नहीं कर सकते। हाइब्रिड संतानें। लोगों का मानना था कि वो आधा ड्रैगन और आधा इंसान था। और अजीबोगरीब अपहरण। बाहरी दुनिया के ये लोग शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे। दुनिया भर की संस्कृतियों में दूसरी दुनिया के लोगों से नजदीकी संबंधों के किस्से हैं। लेकिन क्या ये कहानियां सिर्फ मिथक हैं? क्या एलियंस पृथ्वी पर इंसानों से शारीरिक संबंध बनाने आए थे? ये तो साफ है कि यहाँ ऐसी चीजें हैं जिनका एक एजेंडा है और जो अपने मकसद के लिए इंसानों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। दुनिया भर के लाखों लोग ये मानते हैं कि पुराने जमाने में दूसरी दुनिया के लोग हमसे मिलने आते रहे हैं। अगर ये सच था तो क्या हुआ होगा? क्या वाकई एंशिएंट एलियंस ने हमारे इतिहास को गढ़ने में मदद की थी? और अगर ऐसा है तो क्या हम एलियंस की संतान हो सकते हैं? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस आएंगे? Ancient aliens. एलियन ब्रीडर्स। लाइप्जिग, जर्मनी, 2010। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी में स्वेंटे पाबो के नेतृत्व में बायोलॉजिस्ट ने एक हैरान कर देने वाली घोषणा की। उन्होंने पता लगाया कि शुरुआती इंसान आदिकाल में होमिनिड्स के साथ सिर्फ रहते ही नहीं थे, बल्कि उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाते थे। लेकिन उन्हें उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात पता चली कि इंसान के डीएनए में एक और प्रजाति भी हो सकती है, जिसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है। अभी तक ज्यादातर लोग मानव विकास के उस आम डीएनए मॉडल के बारे में जानते हैं जिसमें पिछली मानव जातियों या होमिनिड से लेकर शारीरिक रूप से आज के इंसानों तक का विकास अच्छी तरह देखने को मिलता है, और इस बात को हम टाल नहीं सकते। लेकिन अब यह सच नहीं है, और जो हम देख रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि उसमें इंटरब्रीडिंग हो सकती है, जिसे मुख्य धारा या मीडिया इंसानों की रहस्यमय प्रजाति बता रहा है। निएंडरथॉल्स और दूसरों को लेकर एक बड़ी बहस ये होती है कि उनके इंसानों के साथ यौन संबंध थे या नहीं। लेकिन अगर वो पहले से ही प्राइमेट्स थे जो डार्विन के विकासवाद से विकसित हुए थे, तो अगला कदम उठाना और एक क्रॉस ब्रीड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। विस्कन यूनिवर्सिटी के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन हॉक्स ने हजारों साल पहले इंसान के डीएनए की बहुत बड़े स्तर पर जांच की थी, और उन्हें जो मिला वो चौंका देने वाला था। अगर आप 3000 ईसा पूर्व के किसी इंसान के डीएनए की तुलना आज के किसी इंसान से करेंगे तो पाएंगे कि वो 7% बदल चुका है, और ये बदलाव बहुत बड़ा हो सकता है। इंसान के जीनोम का खाका तैयार करते हुए डॉक्टर हॉक्स ने पाया कि पिछले 5000 सालों में हमारा डीएनए इतिहास में इससे पहले 5000 साल की किसी भी अवधि की तुलना में 100 गुना ज्यादा देर से विकसित हुआ है। तो पिछले 5000 सालों में ऐसा क्या हुआ होगा जिसने इंसान के डीएनए की संरचना को 7% तक बदल दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले 5000 सालों में दूसरी दुनिया के लोगों ने हमारे साथ इंटरब्रीडिंग की हो, और इसी वजह से इंसान के डीएनए की संरचना में इतने बड़े बदलाव आए हों? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ पृथ्वी पर रहने वाले होमिनिड्स ही नहीं हैं, बल्कि दूसरी दुनिया के लोग भी हैं? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का कहना है कि इसका सबूत इतिहास की कहानियों में पाया जा सकता है, जिनमें इंसानों को देवताओं के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए दर्शाया गया है। दुनिया भर की संस्कृतियों और पौराणिक कथाओं में ये सोच बहुत आम है कि दूसरी दुनिया के लोगों, देवताओं, अलौकिक लोगों और शैतानों के इंसानों के साथ शारीरिक संबंध होते थे। हम किस तरह से उन चीजों की व्याख्या करते हैं, ये हमारे आसपास के सांस्कृतिक और धार्मिक माहौल पर निर्भर करता है। हम हर तरह के अजीब लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं जिनका इंसानों के साथ संबंध था।
हमें बस इतना करना है कि इन कहानियों को उठाकर और इन्हें बस आज के नजरिए से देखना है। हमेशा से दिखाए गए प्रतीकों को भूल जाएं और उन घटनाओं को देखकर ये सोचें कि आखिर उनमें क्या दिखाया गया है। दूसरी दुनिया के लोगों से मेल जोल। इंसान और दूसरी दुनिया के लोगों की इंटरब्रीडिंग के ढेर सारे सबूत हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। कई अलग अलग संस्कृतियों में बताया जाता है कि इन सब चीजों को एक कॉन्स्पिरेसी थियोरी या एक मिथ या फिर एक कल्पना कहना बिल्कुल इलॉजिकल है। लेकिन अगर दूसरी दुनिया के लोग सच में प्राचीन काल से ही इंसानों के साथ शारीरिक संबंध बनाते आ रहे हैं तो उनका मकसद क्या रहा होगा? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि इसका जवाब बाइबल में स्वर्ग से निकाले गए देवताओं की कहानियों में मिल सकता है। शास्त्रों में उन बागी देवदूतों का जिक्र है जिन्हें ईश्वर से परेशानी थी, तो वो पृथ्वी पर आए, उन्हें मानवों की बेटियां आकर्षक लगी और उन्होंने उनसे शादी कर ली, यानी कि उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बच्चे पैदा किए। लेकिन ईश्वर इस बात से खुश नहीं थे। ईश्वर की नाराजगी जेनेसिस में उतनी अच्छी तरह दिखाई नहीं देती है जितनी एक्स्ट्रा कैनोनिकल ओल्ड टेस्टामेंट बुक ऑफ इनॉक में दिखाई देती है। बुक ऑफ इनॉक में उनकी तादाद दी गई है। उसमें लिखा है कि 200 एंजल्स ईश्वर की मर्जी के खिलाफ पृथ्वी पर आए और उन्होंने मानव स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। बुक ऑफ इनॉक में लिखा है कि ये लोग जो दूसरी दुनिया से आए थे पृथ्वी पर सुंदर स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे, इसलिए वो सब एक साथ आए और उन्होंने कसम खाई कि हम ऐसा ही करेंगे, भले ये नियम के खिलाफ हो। बुक ऑफ इनॉक नाम की एक शंकित किताब ईसा मसीह के दौर से पहले लिखी गई थी, लेकिन 4वीं शताब्दी ईस्वी में लाओडिसिया काउंसिल की परिषद में इसे बाइबल से हटा दिया गया था। बाइबल के कई विद्वानों के अनुसार शायद इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि स्वर्ग से निकाले गए देवताओं के साथ मानवों की बेटियों के संबंधों की कहानियों को उस वक्त के लोगों ने सच मान लिया था। लेकिन अगर स्वर्ग से निकाले गए देवताओं की कहानियों में जैसा लिखा है वैसा ही मान लिया जाए तो ये कैसे हो सकता है कि आध्यात्मिक लोग न सिर्फ इंसानों के साथ शारीरिक संबंध बना सकते थे बल्कि उनसे बच्चा भी पैदा कर सकते थे? अगर देवदूत है जैसा कि हम सोचते हैं कि वो आज भी हैं, तो ये लोग जिनके पास शरीर नहीं है, जो मानव ही नहीं है, ये पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं और क्यों हैं? और इन्हें मानव स्त्रियों के साथ संबंध बनाने में कोई दिलचस्पी कैसे हो सकती है? ये शारीरिक रूप से असंभव है। इसी वजह से बाइबल जो कहती है अगर उसकी कोई सच्चाई है, जैसा कि हम मानते हैं कि है, तो हमें दोबारा समझना पड़ेगा कि परमेश्वर के ये बेटे आखिर क्या हैं। हमें व्याख्या को बदलना होगा और आधुनिक तरीके से उनकी व्याख्या करनी होगी और आप देखेंगे कि अचानक सब समझ में आ जाएगा। अब समस्या ये है कि अगर दूसरी दुनिया के लोगों के हमारे पूर्वजों के साथ शारीरिक संबंध थे तो इसका मतलब है कि हमारे जननांग एक जैसे होने चाहिए, वरना ये हो ही नहीं सकता। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, वो कोई दिल बहलाने के लिए यहाँ नीचे नहीं आए थे। इंसान के जेनेटिक पूल में फेरबदल करने का उनका एक एजेंडा था और अभी तक जितनी भी जानकारियां प्राप्त हुई हैं उससे यही लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग से निकाले गए देवताओं की कहानियां वाकई ये दर्शाती हों कि इंसानों से शारीरिक संबंध बनाकर हमारी जेनेटिक संरचना में फेरबदल करने के लिए एलियंस पृथ्वी पर आए थे? हिब्रू बाइबल की एक प्राचीन कहानी भी यही बताती है कि इन मेलजोलों से पैदा हुए बच्चे, जिन्हें नेफिलिम कहा जाता है, जो विशालकाय होते थे। नेफिलिम देवताओं और इंसानों के क्रॉस ब्रीड थे, जिनके बारे में कहा गया है कि वो बहुत बड़े बड़े होते थे। ईश्वर के बेटों और मानव स्त्रियों की संतानें वो पूरी तरह से मानव नहीं थी। ये वो संतानें थी जिन्हें आज हम अर्ध देवता कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो होमो सेपियंस रहे हों, बल्कि होमो सुपीरियस थे। उनमें अतिरिक्त क्षमताएं थी, अतिरिक्त ताकत थी, शायद उनका अतिरिक्त कद भी रहा हो। इन्होंने पृथ्वी पर तबाही मचा डाली, अंधाधुंध तबाही। लेकिन क्यों? क्योंकि वो इस पृथ्वी के रहने वाले नहीं थे। दुनिया भर की संस्कृतियों में उन शक्तिशाली लोगों की प्राचीन कथाएं पाई जाती हैं
जो देवताओं और इंसानों की संतान थे। लेकिन अगर ये विशालकाय लोग पौराणिक कथाओं से कहीं ज्यादा होते, तो क्या हमें कंकाल के अवशेष या उनके होने के दूसरे सबूत नहीं मिलते? कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट के अनुसार इस बात का सबूत कि ये मानव और एलियन के हाइब्रिड्स कभी इस पृथ्वी पर थे, शायद मिडिल ईस्ट, अफ्रीका या एशिया में भी ना मिलें, लेकिन दुनिया में दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका में मिल सकते हैं। जहां स्कैरब इजिप्ट के प्रतीकों में सबसे आगे था, वहीं एक और कीड़ा इस तरह की दुनिया में आम हो गया, ब्यूप्रेस्टेड बीटल, जिसका इजिप्ट के सबसे बड़े देवता ओसाइरिस से सीधा संबंध था। ब्यूप्रेस्टेड बीटल्स को जब कोई शिकारी परेशान करता है तो वो अपने पैरों को अंदर दबाकर बिना हिले एकदम चुपचाप बैठ जाता है, ठीक जैसे ओसाइरिस को कब्र में बनी कुछ पेंटिंग्स में दिखाया गया है। पता चला है कि ब्यूप्रेस्टेड बीटल इमली की लकड़ी में पाया जाता है और ये लकड़ी एक ऐसे पेड़ से आती है जो ओसाइरिस की कहानियों में थी। वो डेजर्ट पिलर बन गई थी और जब आइसिस ने उस खंबे को चीरा तो उसके अंदर उसे ओसाइरिस और ये खूबसूरत कीड़ा मिला। इसलिए ये भी हो सकता है कि इस कीड़े का मम्मी बनाने की प्रक्रिया से जरूर कोई रिश्ता हो। लेकिन क्या प्राचीन इजिप्ट का एक कीड़े की पूजा करना ये बताता है कि दूसरी दुनिया के कीड़े जैसे दिखने वाले लोगों से सामना हुआ था? क्या वो गलत समझी गई तकनीक की नकल कर सकते हैं या इसे किसी और तरह से समझाया जा सकता है? शायद इसके सुराग एंट पीपल की तमाम कहानियों में मिल सकते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड, 2013। एक इंटेंस मैग्निफिकेशन के साथ हाई स्पीड कैमरा से जूलॉजी डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों ने पेड़ों पर उछलने वाले एक कीड़े इसूस के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया। उसकी फुटेज देखते वक्त उन्हें एक चौंकाने वाली चीज मिली। इसूस के मूवमेंट में मैकेनिकल गियर्स काम कर रहे थे। दुनिया में पहली बार यह देखा गया था कि एक जीव मैकेनिकल गियर से चल रहा है। इस नेचुरल कॉग मैकेनिज्म से इसूस एक जोरदार छलांग लगा सकता है, जिसमें पीछे के पैरों में बने दांत एक दूसरे के खांचों में बैठ जाते हैं, जैसा कि कार के गियर बॉक्स में होता है। इससे उनके पैरों के मूवमेंट में पूरी तरह से एक तालमेल बन जाता है। लेकिन एक जीव ने इस तरह के मैकेनिज्म्स कैसे विकसित कर लिए जो इंसान के बनाए हुए लगते हैं? कीड़े असल में विकास की प्रेरणा हैं। दरअसल कीड़े पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने अपने दम पर उड़ना सीखा। कीड़ों में एक बाहरी कंकाल होता है जो एक जीते जागते कवच की तरह होता है। बड़ी तादाद के हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी पर अब तक कीड़ों की ही तादाद सबसे ज्यादा है और 10 लाख से भी ज्यादा अलग अलग प्रजातियां होने के साथ साथ वो सबसे रहस्यमय भी रहे हैं। पृथ्वी पर इंसान के आने से 40 करोड़ साल पहले कीड़े पृथ्वी पर आ चुके थे। वो इंसान नहीं बल्कि डायनासोर्स के युग के बहुत पहले पृथ्वी पर आराम से रहते थे। दुनिया के करीब आधे जीव जंतुओं का रिश्ता कीड़ों के समूह से है। उन्होंने प्रकृति में हर तरह की परिस्थितियों में रहने के तरीके निकाल लिए हैं। उनकी कंपाउंड आईज होती हैं, जिससे वो कुछ मामलों में इंसान से कई ज्यादा दूर तक देख सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट। उनका सेंसरी सिस्टम बड़ा शानदार होता है, जिससे वो हमसे अलग तरीके से चीजों को महसूस करते हैं। कीड़े स्वाद और महक को अपने शरीर के बालों से महसूस करते हैं। जब वो आपके ऊपर बैठते हैं तो वो आपकी महक और आपका स्वाद लेते हैं। अब तक कीड़ों की 10 लाख से ज्यादा प्रजातियां विकसित हो चुकी हैं। इसलिए भले ही हम खुद को खास समझें, लेकिन सच्चाई ये है कि जीव जंतुओं में कीड़े सबसे अच्छी तरह विकसित हुए हैं। ये माना जाता है कि कीड़े 40 करोड़ साल पहले पैदा हो चुके थे और इन 40 करोड़ सालों में कोई भी कीड़ा चींटी से ज्यादा नहीं पनपा है। पृथ्वी पर चींटियां सबसे सफल जीव हैं। पृथ्वी पर अलग अलग हर चौथे जीवों में एक चींटी होती है। चींटियां बहुत शानदार होती हैं और वो बहुत ज्यादा विकसित हैं। आकार और देखने में चींटियां और इंसान भले ही एक दूसरे से बहुत अलग अलग हों,
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कई तरह से ये छोटे छोटे जीव इतने ज्यादा हमारी तरह होते हैं जितना और कोई जीव जंतु नहीं होता। चींटियों में एक सामाजिक व्यवस्था होती है जिनमें उनके काम बटे हुए होते हैं। उनमें प्रजनन करने वाली एक रानी चींटी होती है। मेल्स होते हैं जो रानी के साथ मीटिंग करते हैं। उसके अलावा दूसरी प्रजनन करने वाली चींटियां होती हैं जो कॉलोनी छोड़कर नई कॉलोनीज बना सकती हैं। उसके बाद उसमें कई कामगार चींटियां होती हैं। कुछ खास सैनिक चींटियां भी होती हैं जो कॉलोनी का बचाव करती हैं। तो उनका जीने का तरीका देखने लायक होता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि चींटियों का चाल चलन कई तरह से बिल्कुल इंसानों जैसा लगता है? क्या ये महज इत्तेफाक है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि चींटियों और इंसानों में उससे ज्यादा करीबी रिश्ता हो जितना हम सोचते हैं? एंशिएंट ग्रीस, होमर के इलियड और ओविड के मेटामॉर्फोसिस दोनों में योद्धाओं का एक समूह था जिसे मर्मिडॉन कहा जाता था, जिनकी पैदाइश रहस्यमयी थी। ओविड के अनुसार एजाइना के राजा इयकस ने प्लेग से तबाह हुए अपने देश को दोबारा बसाने के लिए देवता ज़ियस से विनती की। उस रात उसने सपना देखा कि चींटियां एक पेड़ की डाली से गिरकर आदमियों में बदल रही है। वो अगली सुबह उठा तो देखा कि उसका सपना सच हो गया है। मर्मिडॉन्स की कहानी ये है कि वो चींटियां थे जो योद्धाओं में बदल गए। बताया जाता है कि वो ट्रॉय में एक्लीज के साथ लड़े थे और वो बहुत कारगर साबित हुए। एंट पीपल के बारे में जो भी बताया जाता है उससे लगता है कि उनका चाल चलन अपने आप में एकदम चींटियों जैसा था। वो वफादार थे, सबके सब एक होकर चलते थे और उनकी एक झुंड में रहने की मानसिकता थी। माना जाता है मर्मिडॉन्स ने सबसे पहले पानी के जहाज बनाए थे और उन्हें अपने दम पर पानी में ले गए। एक सेना की संगठित होने की एक क्षमता एक कतार में चलने वाली चींटियों से ही आती है। सबसे पहले पानी पर नाव चलाने का आइडिया चींटियों के राफ्ट बनाकर पानी पर बहने की क्षमता से आता है। चींटियां पानी की सतह पर जाकर एक दूसरे के साथ अपना पैर फंसा लेती हैं और ये चींटियों का टीला पानी पर तैरता रहता है। मर्मिडॉन्स के मामले में वो भयंकर योद्धा थे। वो संगठित थे, प्रशिक्षित थे, बिल्कुल चींटियों की तरह। ये बातें चींटियों के चाल चलन के हिसाब से इतनी सटीक है कि ऐसा लगता है जैसे ज़्यूस ने वाकई इंसानों और कीड़ों के बीच कोई जेनेटिक क्रॉस ब्रीडिंग करके एंट पीपल की ये सेना बना दी हो। हम यहाँ एक बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जिसमें ये अच्छे से पता है कि नई प्रजाति बनाने के लिए डीएनए में हेरफेर कैसे की जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन ग्रीक कहानियों में बताए गए मर्मिडॉन्स वाकई चींटी और इंसान के कोई हाइब्रिड थे जिसे एलियंस ने बनाया था? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का यह दावा है कि दूसरी दुनिया के लोगों के साथ चींटियों का कोई संबंध हो सकता है। इस बात के सबूत कई संस्कृतियों की कहानियों में मिल सकते हैं। मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान में एक कहानी है जिसमें चींटियां इंसानों की तरह बोलती हैं। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में चींटियों को देवताओं का दूत माना जाता है। अमेरिका की होपी और जूनी जैसी जनजातियों की कहानियों में एंट पीपल का जिक्र है जो जमीन के अंदर से निकले थे। होपी मान्यताओं के हिसाब से एंट पीपल एक बहुत ही दिलचस्प विषय है और इसके मुताबिक ये माना जाता है कि एंट पीपल पृथ्वी के रखवाले हैं। ग्रीक की पौराणिक कथाओं के मर्मिडॉन से हटकर अमेरिका की कहानियों के एंट पीपल का सिर्फ चाल चलन ही चींटियों जैसा नहीं है, बल्कि वो दिखने में भी चींटियों जैसे लगते हैं। उनके पतले लंबे हाथ होते हैं, उनमें एंटीना होता है, एक लंबी सी खोपड़ी होती है। इससे साफ पता चलता है कि ये इंसान और कीड़े का संगम है और ये कोई काल्पनिक या झूठी कहानी नहीं। अगर कोई कीड़े जैसे एलियंस के सवाल पर छानबीन करता है तो मैं कहता हूं कि क्यों ना करें, क्योंकि अगर जीवन पूरे ब्रह्मांड में फैला है तो जीवन हर रंग रूप और आकार में आता होगा और शायद कीड़ों जैसे एलियंस भी होते होंगे। ऐसा हो सकता है।
लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों ने किसी को देखा होगा जिससे उन्हें लगा कि वो चींटियों जैसा दिखता है या उसे चींटी के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं से आइडिया आया होगा। अगर हम चींटी के चेहरे को देखें और उसके सर को देखें तो हमें बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती हैं जो चेहरे पर चौड़ाई में फैली है और उसका एक बड़ा सा सिर है। तो ये उन लोगों का उदाहरण हो सकता है जिन्हें हम आज ग्रेज कहते हैं और फिर उन्हें ऐसी चीज से जोड़ देते हैं जो उनके लिए जानी पहचानी हो। क्या ऐसा हो सकता है कि एंट पीपल ग्रीक और अमेरिका की पौराणिक कथाओं में नजर आने वाले एंट पीपल सच में ग्रे एलियंस हों, या जिन्हें इंसान और कीड़ों को मिलाकर दूसरी दुनिया के लोगों ने बनाया हो? शायद इसका जवाब उन लोगों की कहानियों में मिल सकता है जो ये दावा करते हैं कि एलियन ने उनका अपहरण किया था। धरती की सतह पर बनी जटिल आकृतियां, ऐसी करीब 800 रेखाएं बनी है। सवाल ये उठता है, ये बनी क्यों थी? जानवरों और अजीबोगरीब जीवों की विशालकाय तस्वीरें जो दिखती हैं सिर्फ आसमान से। नाज़का लाइंस के पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा है कि ये किसने और क्यों बनाया है। अनोखी लंबी खोपड़ियां जो दुनिया भर में पाई जाती हैं। बहुत ही अजीब तरह की खोपड़ियां पाई गई हैं और देखने से ये पता नहीं चलता कि ये नेचुरल है या फिर उन्हें किसी तरह से ऐसा बनाया गया था। क्या नाज़का की ये रहस्यमयी रेखाएं सिर्फ काल्पनिक आकृतियां थीं जिन्हें प्राचीन इंसान ने बनाया था, या फिर ये इस बात के सबूत है कि एलियंस प्राचीन काल में पृथ्वी पर आए थे? मुझे पूरा यकीन है कई सदियों पहले एलियंस हर तरह की एनर्जी के लिए रॉ मटेरियल्स की तलाश कर रहे थे और उन्हें मिला नाज़का। दुनिया भर में फैले लाखों लोग मानते हैं कि हमारे ग्रह पर एलियंस आते थे। क्या हो अगर ये सच हो? क्या सचमुच एंशिएंट एलियंस ने हमारे इतिहास को बेहतर दिशा दी थी? अगर ये सच है तो क्या नाज़का के रहस्य को सुलझाने से हमें इसके सबूत मिल सकते हैं? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो क्या पीछे छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस लौटेंगे? Ancient aliens. दक्षिणी पेरू 1927। आर्कियोलॉजिस्ट टोरिबो माहिया सेस्पे को नाज़का रेगिस्तान की छोटी पहाड़ियों में हाइकिंग के दौरान जमीन पर तराशी प्राचीन सड़कों का एक विशाल जाल जैसा दिखाई दिया। कुछ सालों बाद जब इस इलाके के ऊपर से जहाजों की आवाजाही बढ़ी तो आसपास के इलाकों में करीब 100 ऐसे डिजाइन्स देखे गए। इन्हें जियोग्लिफ्स कहते हैं। इन ड्राइंग्स में जानवर, फूल और यहां तक कि इंसानों से मिलते जुलते जीव भी शामिल हैं। करीब 518 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैली इन लाइंस और फिगर्स को मिलाकर नाज़का लाइंस का नाम दिया गया है। नाज़का लाइंस में आप कह सकते हैं जमीन पर बने कई विशालकाय चित्र और आकृतियां शामिल हैं। इसमें हर तरह के आकार हैं, ज्योमेट्रिकल सिंबल्स, लाइंस, जानवर, मछली, पक्षी भी। चौंकाने वाली बात यह है कि ये बहुत ही बड़े पैमाने पर बने हैं और इन्हें सिर्फ आसमान से ही देख सकते हैं। ऐसी करीब 800 रेखाएं बनी हैं। 70 से ऊपर जानवर और 150 से ज्यादा ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। जमीन पर अलग अलग फिगरीन्स के ग्लिफ्स बने हुए हैं। ऐसी लाइंस हैं जो पूरे रेगिस्तान में फैली हैं और रनवे जैसी लगती हैं, और कोई कोई मैथमेटिकल डायग्राम्स लगते हैं जो हजारों साल पहले बने थे, जो अपने आप में सवाल पैदा करते हैं कि ये क्यों बने होंगे। इन्हें देखकर ऐसे कई सवाल उठते हैं जिनका अब तक कोई जवाब नहीं मिला, और हो सकता है कि इसका जवाब कभी न मिले। सबसे बड़ी आकृति करीब 300 मीटर की है, दूसरे शब्दों में 3 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर, और सबसे लंबी लाइन करीब 14.5 किलोमीटर लंबी है।
कुछ प्रमुख आर्कियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक ये रहस्यमयी अर्थ ड्राइंग्स नाज़का ने बनाई थी। वो प्राचीन लोग जो इस इलाके में पहली सदी से लेकर 8वीं सदी तक फले फूले। ये लाइंस इस रेगिस्तानी सतह से लाल रंग के आयन ऑक्साइड पत्थरों को बड़ी होशियारी से हटाकर बनाई गई हैं। सतह से पत्थर हटने के बाद नीचे की काफी ज्यादा चूने वाली जमीन सख्त होकर कटाव होने से बची रही। नाज़का की जमीन अलग अलग रंगों की परतों से बनी है। हल्के रंग की मिट्टी और पत्थर की धारियां, काले रंग की मिट्टी और पत्थर की धारियां। देखने में तो ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जमीन से काले रंग की सतह को हटाकर पूरे इलाके में अंदर से निकली सफेद रेखाओं से ये आकृतियां बनी है, मानो किसी कैनवस पर तस्वीर उतारी गई हो। आप देखिए, हजारों सालों से ये ऐसे ही बरकरार हैं। इनका इतने सालों तक ऐसे ही बने रहना इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका है। अगर आप नाज़का रेगिस्तान जैसे वातावरण में आज भी कोई जियोग्लिफ बनाएंगे तो वो हजारों साल तक रहेगा। यहाँ बरसात कम होती है, हवाएं ज्यादा नहीं चलती, आप यहाँ कुछ भी बनाइए वो सदियों तक रहेगा। पर नाज़का लोगों को धरती पर ऐसी विशालकाय और अजीबोगरीब ड्राइंग्स बनाने की जरूरत आखिर क्यों महसूस हुई, और वो इनके जरिए क्या हासिल करना चाहते थे, और इन ड्राइंग्स को ऐसा क्यों बनाया कि ये सिर्फ आसमान से ही देखी और सराही जा सके, उस दौर में जब एयरक्राफ्ट भी नहीं थे। आप इन्हें तभी अच्छे से देख सकते हैं जब आप ऊपर आसमान में हों। ऐसा माना जाता है कि जो भी नाज़का प्लेटो में रहते थे वो एक तरह से गुब्बारे की उड़ान भर सकते थे ताकि वो आसमान से जमीन पर बनाए इन आकृतियों का आनंद ले सके। अगर नाज़का के लोगों के पास उड़ान भरने के लिए गुब्बारा होता तो स्पेनिश इतिहासकारों ने इसका जिक्र जरूर किया होता, पर इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है कि नाज़कन्स के पास हॉट एयर बलून्स थे। होते तो वो जरूर लिखते, पर उन्होंने नहीं लिखा। इसका मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं। इससे यही साबित होता है कि जरूर और कोई एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजी रही होगी, और इन नाज़का लाइंस की खासियत यही सामने आती है। ये देखने में तो आपको बहुत ही आसान लगती हैं, जिन्हें सिर्फ ऊपरी सतह को हटाकर बनाया गया है, पर इन फिगर्स का आकार इतना बेमिसाल है कि ये काम अपने आप में काबिले तारीफ लगता है। नाज़का में कई लाइंस ऐसी हैं जो कई किलोमीटर तक रेगिस्तान के बीचों बीच गई हैं, वो भी बिल्कुल सीधी। इनमें बहुत से ट्रेपेजॉइड्स, स्पाइरल्स और दूसरे ग्लिफ्स बने हैं जो इतने बड़े हैं कि सर्वे करने वालों को आसमान में भी एक सही पोजीशन से उन्हें समझना पड़ा। नाज़का लाइंस में इन्हीं बारीकियों को बनाने के लिए किसी तरह के एलियंस या दूसरी दुनिया के जीवों की मदद ली गई होगी। (1987) में मैं पेरू में 1 महीना रही। मैं एक पायलट के साथ नाज़का के ऊपर भी गई। पायलट ने जो मुझे पहला पैटर्न दिखाया वो था करीब 9.5 किलोमीटर लंबा ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के लेजर सर्वेस कराए गए जो एकदम सटीक बैठे, और देखने से लगता है कि इस ट्रायंगल के पूरे क्षेत्र को करीब 24 इंच नीचे दबाया गया है। भला कोई भी नाज़का के इस रेगिस्तान में करीब 9.5 किलोमीटर लंबे परफेक्ट ट्रायंगल को जमीन में कैसे धंसा सकता है? आखिर ये काम किस टेक्नोलॉजी का था? यकीनन ये काम प्राचीन लोगों का नहीं था। प्राचीन नाज़का लोगों ने आसमान में उड़ पाने की काबिलियत और एडवांस टूल्स की मदद के बिना ये विशाल जियोग्लिफ्स आखिर कैसे बनाए होंगे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के अनुसार ये रहस्यमयी लाइंस किसी दूसरी दुनिया के जीवों की मदद से बनाई गई हैं। क्योंकि ये डिजाइन सिर्फ और सिर्फ ऊपर आसमान से ही दिखाई देते हैं, ये इस बात पर जोर डालता है कहीं ना कहीं ये लाइंस आसमान से आए देवताओं के लिए रास्ता दिखाने का काम करती थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये इसलिए बनाई गई थी ताकि जब आसमान से एलियन जमीन पर उड़कर आएं तो उन्हें रास्तों का पता रहे? चलिए ये मानते हैं कि एलियंस उस जमाने में जमीन पर मानव रहित यान भेजते थे, जैसा एक रोवर जो हमने मार्स पर भेजा है, जिसका काम था सैंपल्स इकट्ठा करना, और वो उस रेगिस्तान में घूमता होगा और अपने पीछे ऐसे निशान छोड़ता गया, और वहाँ के लोगों ने ये देखा होगा और उन्होंने आपस में कहा होगा, अरे वाह,
लगता है हमारे यहाँ देवताएं हैं, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हो सकता है उन देवताओं ने जमीन पर रहने वालों को ऐसा बनाने के लिए कहा हो सकता है उन्होंने इसे बनाने के गुर भी सिखाए हों। देखने वाली बात यह है, यहाँ कई जियोमेट्रिक लाइंस भी हैं। तो क्या ये सब ऊपर से आए जीवों ने सिखाया होगा उन कम अक्ल जीवों को जो यहाँ पृथ्वी पर रहते थे? आज 1500 साल बाद भी हम सवाल पूछ रहे हैं, पर सच तो ये है, आज भी लोग उतने ही आश्चर्यचकित हैं और इससे ना जाने कितने ही मत जोड़े जाते हैं। तो क्या वाकई ये नाज़का लाइंस किसी दूसरी दुनिया से पृथ्वी पर आने वाले जीवों के लिए रास्ता दिखाने के संकेत थे, या फिर इन्हें हजारों लाखों साल पहले एलियन से हुई मुलाकात की यादगार के तौर पर बनाया गया था? आधुनिक युग के इतिहासकार और मानव विज्ञानियों का मानना है कि नाज़का लोग इनका सभ्यता के कई पूर्वजों में से एक थे। प्री कोलंबियन अमेरिका में इनका ही सबसे बड़ी सभ्यता थी। 13वीं सदी में दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों के इलाके में इनका सभ्यता फली फूली। प्राचीन सभ्यताओं के मुताबिक रहस्यमयी इनकन क्रिएटर गॉड विराकोचा ने ही अतीत में नाज़का लाइंस और ग्लिफ्स बनाए थे। कहा गया है कि इन्हें खुद विराकोचा ने ही बनाया है, जो एंडीज के महान शिक्षक देवता थे। ये कहां से आए थे इसका अब तक किसी को पता नहीं। हो सकता है वो सुमेरिया से आए थे, हो सकता है वो कहीं ना कहीं अनुनाकी से जुड़े हों, कोई इसके बारे में नहीं जानता। पर इन महान देवताओं की वही कहानियां, वही चर्चे हमें पूरी दुनिया में सुनने को मिलते हैं, खासकर अमेरिका में। साथ ही इन्हें क्रिएशन माइथोलॉजी से भी जोड़ा जाता है और यहाँ बनी हुई इनकी कुछ आकृतियों को खुद देवता माना गया है, या कहिए उस क्रिएशन माइथोलॉजी से जोड़ा जाता है जिसमें यहाँ रहने वाले लोग और जिन्होंने ये जियोग्लिफ्स बनाए हैं वो अस्तित्व में आए। ये वो मैसेजेस थे जिन्हें ऊपर आसमान में रहने वालों के लिए लिखा गया था, जिनका मतलब था कि हम अभी भी उन्हीं नियमों से चल रहे हैं जो देवताओं ने बनाए थे। वो आसमान से धरती के लोगों को सभ्यता के बारे में बताने और उसे आगे बढ़ाने के गुर सिखाने आए थे। जैसा कि प्राचीन कथाओं में लिखा गया है, क्या वाकई नाज़का की लाइंस और ग्लिफ्स इनका देवता विराकोचा ने ही बनाए थे? अगर हाँ, तो जमीन पर ऐसे अजीब और विशालकाय जियोग्लिफ्स बनाने की वजह क्या हो सकती है? शायद इसका जवाब नाज़का की सबसे रहस्यमय फिगर की बारीकी से जांच करने पर मिल सकता है, जिसे एल एस्ट्रोनॉटो के नाम से जाना जाता है। जिनीवा, स्विट्जरलैंड। सर्न के लार्ज हेड्रन कोलाइडर के हेडक्वार्टर्स के बाहर नटराज शिव की या नाचते हुए शिव की एक 12 फुट की मूर्ति है, जो हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर भगवानों में से एक है। हिंदू धर्म के मुताबिक भगवान के 3 अहम रूपों में से एक है भगवान शिव। वो विनाश के देवता हैं, उनका काम है सब खत्म करना, लेकिन नई शुरुआत करने के लिए। वो बिगाड़ते हैं फिर बनाते हैं। उनकी एनर्जी उन्हें डांस की कला का भगवान मानते हैं। वो एक अनोखा डांस करते हैं और उसे तबाही और नई शुरुआत का डांस माना जाता है। भगवान शिव बहुत अनोखे किस्म के हैं। उनके बारे में एक शब्द में समझना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो नई चीजों को जन्म देते हैं, लेकिन वो उनका सर्वनाश भी कर देते हैं। वो ऐसे भगवान हैं जो हर चीज का विनाश करते हैं, क्योंकि जिसका भी जन्म होता है उसका खत्म होना भी तय है। हिंदू पुराणों के मुताबिक शिव ही वो भगवान है जो एक दिन इस यूनिवर्स को खत्म करेंगे ताकि नई यूनिवर्स बनाई जा सके। शिव के तांडव नृत्य को बुरा नहीं माना जाता है, जबकि उसमें बहुत तबाही होती है। वो तबाही इसलिए होती है ताकि किसी नई चीज को बनाया जा सके। तो ये जिंदगी के बहाव का ही एक हिस्सा है, जिसमें कुछ चीजों को जगह से हटाया जाता है ताकि नई और बेहतर चीजें उनकी जगह ले सकें। लेकिन क्या इन हिंदू भगवान की ये सारी खूबियां हाल ही में लार्ज हेड्रन कोलाइडर में हुई एक खोज से जुड़ी हैं, जो ये कहती हैं कि हमारी यूनिवर्स एक दिन अचानक पूरी तरह तबाह हो सकती है?
हिग्स बोसन मास मेजरमेंट की वजह से एक अनोखा नतीजा ये निकला है कि हमें पता चला है कि हिग्स बोसॉन और टॉप कॉर्क मिलकर हमारे इस यूनिवर्स में असीमित हलचल का एक खतरनाक माहौल पैदा कर सकते हैं। यूनिवर्स कई अलग अलग स्टेट्स में रह सकती है, जैसे पानी भाप बनकर रह सकता है, या पानी बनकर, या बर्फ बनकर। अगर यूनिवर्स का स्टेट बदला तो इससे स्पेस टाइम के ऐसे बबल्स बनेंगे जो लाइट की रफ्तार से आकार में बढ़ेंगे और उससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। सारा नॉर्मल मैटर, अभी यूनिवर्स में जो कुछ भी है, कुछ नहीं बचेगा। कुछ लोग कहते हैं कि तेजी से बढ़ने वाले बबल्स जिनमें कुछ नहीं होता है, उनसे नई नई यूनिवर्सेस का जन्म होगा। और हम जानते हैं कि यूनिवर्स में हलचल होना जरूरी है, क्योंकि इसी हलचल से बिग बैंग की शुरुआत हुई थी। क्या शिव न सिर्फ एक पौराणिक शक्ति हैं, जो कि हिंदू धर्म की यूनिवर्स से जुड़ी समझ का प्रतीक हैं, बल्कि वो साथ ही एक दूसरी दुनिया से आए जीव थे जिन्होंने हमारे पूर्वजों को वो जानकारी दी थी जिसकी अब हम फिर से खोज कर रहे हैं। शायद सब कुछ खत्म करने वाले देवता शिव असल में प्राचीन वक्त में हमें चीजों को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने से जुड़ी वो बातें सिखाने की कोशिश कर रहे थे जो अब हम विज्ञान से वापस सीख रहे हैं। और शायद वो हमें बताना चाह रहे थे कि जीवन को एटम्स के स्तर पर कैसे समझा जा सकता है। हिंदू परंपराओं में शिव की तस्वीर देखी जाए तो उनका शरीर नीले रंग का होता है और उनके माथे पर तीसरी आंख होती है। और अगर हम शिव के डांस की अलग अलग तस्वीरें देखें तो अक्सर उनके चारों तरफ एक गोल आकार की चीज होती है जिस पर बाहर की तरफ आग बनी होती है। जब वो अपना अनोखा डांस कर रहे हों तो उन्हें एक गोले में दिखाया जाता है और हमें टेक्नोलॉजी में भी ऐसा ही कुछ दिखता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें हेड्रॉन एक्सेलरेटर नाम के उस विशाल गोल पार्टिकल एक्सेलरेटर में भी ऐसी ही तस्वीर दिखती है। शायद जिस तरह शिव को एक गोले में दिखाया जाता है और जिस तरह अब हम हेड्रॉन एक्सेलरेटर को देखते हैं, तो दोनों में कोई ताल्लुक जरूर है। हम इंसानों के कलाकार पूर्वज आखिर क्या दिखाना चाहते थे? क्या उनके अनोखे डांस की कहानियां असल में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जैसी किसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है जिसे हम समझ नहीं पाए? कैथोलिक मास में पूजा में मॉन्स्टर्स नाम की एक चीज का इस्तेमाल होता है। अगर हम उसकी बनावट देखें तो वो ऐसी होती है जैसे रोशनी की किरणें बनी हों, वैसे ही जैसे कि शिव की नई शुरुआत के डांस की मूर्ति में आग बनी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लाइट या एनर्जी का गोले जैसा आकार सर्न के हेड्रॉन कोलाइडर में भी दिखता है। क्या इसका मतलब ये है कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जैसी मशीन्स का आविष्कार एक प्लान के तहत हो रहा है? क्या जो अनोखे जीव बहुत पहले धरती पर आए थे वो इंसानों को यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में जानकारी देकर गए थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि इसका जवाब उन बातों में नहीं मिल सकता जिनकी खोज सर्न ने कर ली है, बल्कि आगे होने वाली खोजों में मिलेगा। सर्न हेडक्वार्टर्स, जिनीवा, स्विट्जरलैंड। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर को एक बहुत बड़ी कामयाबी कहा गया था जब 2012 में उसकी मदद से हिग्स बोसन या गॉड पार्टिकल की खोज हुई थी। लेकिन वो तो सिर्फ शुरुआत थी। तब से रिसर्चर्स कई साल चलने वाले एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें ये मशीन, जो पहले ही दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन है, इससे ज्यादा बड़े, बेहतर और कारगर सिस्टम्स लगाकर और अच्छा बनाया जाएगा। जब लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर को 2015 में फिर से एक्टिवेट किया गया था तो उस बार इसमें 2012 के एक्सपेरिमेंट के मुकाबले 2 गुना शक्ति थी और शायद 10 सालों बाद उसमें 10 गुना शक्ति होगी। जब हम देखते हैं कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के डिटेक्टर्स कितने बड़े हैं, तब समझ आता है कि हम कितनी भारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर आज तक बनी और किसी भी मशीन के मुकाबले लगभग 7 गुना ज्यादा ताकतवर है।
हम इसकी मदद से बीते वक्त की घटनाओं को और करीब से देख सकते हैं और शायद बिग बैंग को भी और करीब से समझ सकते हैं। तो अब LHC को बंद करने के वक्त हम लोग इसके डिटेक्टर्स और इस एक्सपेरिमेंट को और बड़े एनर्जी स्टेप के लिए तैयार करने का काम कर रहे हैं। हम और ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने वाले हैं और इसका मतलब है कि हम और ज्यादा गहराई में उतरते जा रहे हैं और हो सकता है कि जल्दी हम कोई ऐसी खोज कर लें जो सारी दुनिया के होश उड़ा कर रख दे। हम इंसान एक छोटे से इलाके में इतनी एनर्जी इस्तेमाल करने वाले हैं जितनी हमने पहले कभी भी नहीं की थी। मतलब एक नई घटना घटने जा रही है। सर्न के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि लार्ज हेड्रन कोलाइडर की शक्ति बढ़ाकर न सिर्फ वो गॉड पार्टिकल के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर पाएंगे, बल्कि यूनिवर्स के दूसरे शायद और भी बड़े और ज्यादा अहम राज पता कर पाएंगे। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को ये डर भी है कि लार्ज हेड्रन कोलाइडर एक ब्लैक होल बन सकता है जो पूरी धरती को निगल जाएगा, या एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर धमाका कर सकता है, या एक ऐसा वैक्यूम बबल भी बना सकता है जो कि पूरी यूनिवर्स के संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ सकता है। शायद हम थोड़ी जिद कर रहे हैं, और सब लोग जानते हैं कि जब फिजिसिस्ट जिद पर अड़ते हैं तो क्या होता है। लेकिन साथ ही थोड़ा सा डर भी है कि शायद हम विज्ञान को हद से ज्यादा आगे ले जा रहे हैं, पर बड़े कामों में जोखिम तो होता ही है। ये तो मानना पड़ेगा कि हमें नहीं पता कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई थी, और हम और ज्यादा हाई एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो भी हमें नहीं पता कि हमें क्या मिलेगा, क्योंकि फिजिक्स में हम इस मामले में सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। हम यूनिवर्स को पूरी तरह जानते या समझते तो बिल्कुल भी नहीं है, और इसीलिए लोगों में ऐसा डर पैदा हो जाता है कि कहीं हम ऐसी किसी चीज को जन्म ना दे दें जो पूरी यूनिवर्स को खत्म कर दे। जब हम उन एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं जो कि सर्न में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के साथ किए गए हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद इनके जरिए हम यूनिवर्स को बनाने में होने वाले शुरुआती कदम उठा रहे हैं। हम मैटर को एक सब एटॉमिक स्तर पर बदल रहे हैं और हम उस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे यूनिवर्स का जन्म हुआ था। जितनी भी यूनिवर्स को हम देखते हैं और जिसके बारे में हम जानते हैं, जो कि फिजिक्स का बुनियादी मॉडल है, असल में वो यूनिवर्स का लगभग 4% मास ही है। हम एक विशाल अनजान जगह पर जा रहे हैं। हम ऐसी घटनाएं देखने जा रहे हैं जो आज तक किसी इंसान ने नहीं देखी है, और इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ काम करने जा रहे हैं जितनी आज तक कोई भी इंसान पैदा नहीं कर पाया है। ये रोमांच हमें कुछ नया दिखा सकता है। तो क्या हम इस लार्ज हेड्रन कोलाइडर की भारी शक्ति के जरिए एक दिन फिर से बिग बैंग करवा लेंगे, जिससे एक नई यूनिवर्स का जन्म हो जाएगा और हमारी यूनिवर्स तभी खत्म हो जाएगी? या उसके बजाय हम इंसानों की जिंदगी के एक नए युग की शुरुआत कर पाएंगे? अगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स सैकड़ों सदियों पहले हमारे ग्रह पर आए थे, तो शायद हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर हमें वो जानकारी दी थी जिसकी मदद से हम आज यहां तक पहुंच पाए हैं। शायद गॉड पार्टिकल नाम की इस चीज की खोज करके हम इंसान हमारे सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढ पाएंगे। हम कौन हैं? हम कहां से आए हैं? और इन सबसे भी अहम सवाल, क्या हम अकेले हैं?